द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर में कोई गड़बड़ है? क्या कश्मीर फाइल्स फिल्म हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है? और क्या दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण से अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के विपक्षी नेता बनने की फिराक में हैं? पिछले हफ्ते में आपने ऐसे ही हमें कई सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद अपूर्वा। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं इस शो पर हम आपके सवाल शेखर तक पहुंचाते हैं। तो शेखर, सबसे पहला जो आज का सवाल है वो आ रहा है विमर्श चतुर्वेदी से, जो कि हमारे मेंबर हैं। विमर्श पूछ रहे हैं कि वेस्ट से सैन्य विशेषज्ञ पुतिन को एक तरह का एग्जिट देने की बात करते रहते हैं जिसे वो लेकर जीत की घोषणा कर सकते हैं और युद्ध समाप्त कर सकते हैं। क्या कोई स्पष्टता है, क्लैरिटी है इस बात पर कि पुतिन आखिर किस तरह का एग्जिट लेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पश्चिमी देश हैं और दुनिया के ज़्यादातर देश जो कि पश्चिमी देशों के साथ हैं, वो इस समय पुतिन को कोई जीत का बहाना नहीं देना चाहते, क्योंकि अब पुतिन के लिए कोई प्यार नहीं बचा है और पुतिन का डर भी कम हो गया है। ख़ास करके पश्चिमी देशों में, अमेरिका में, तो अब वो चाहते हैं कि उसकी नाक पूरी तरह से रगड़ी जाए। क्योंकि ये बात तब सोच रहे थे और 10 दिन पहले तक जब लग रहा था कि वो उसकी फ़ौज बढ़ रही है। अब ये नहीं कहूँगा मैं कि उसकी फ़ौज नहीं बढ़ रही है, धीरे 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 उसकी फ़ौज बढ़ रही है। लेकिन अब 1 महीना हो चुका, 1 महीना और 1 दिन हो गया अभी। तो अगर ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और चला तो उसमें उसका इतना नुकसान होगा। और कल को मान लीजिए उसका सारे में कब्जा भी हो जाए तो जितनी वहाँ की जनता है वो तो उसके खिलाफ रहेगी। और जो उनकी जनता है, क्योंकि वहाँ कॉन्स्क्रिप्शन था, सबकी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग थी, सबको हथियार चलाने आते हैं और वो पढ़े लिखे टेक्निकल जानकारी वाले लोग हैं। वो उनकी जो गुरिल्ला वॉरफेयर होगा वो और तरह का होगा। तो ये फंस गया है पुतिन वहाँ पे। इस समय पुतिन को कोई, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ रैम्प, अमेरिकन्स कहते हैं ऑफ रैम्प, तो उसको ऑफ रैम्प देने वाला आसानी से नहीं है इस समय। और अगर उसको कुछ देना पड़ेगा ऑफ रैम्प, तो ऐसा ही कुछ देना पड़ेगा ज़ेलेंस्की को भी, ताकि रूस और यूक्रेन दोनों अपनी अपनी जीत डिक्लेयर कर दें। जैसे कि आप देखिए कि बालाकोट के एक अगले दिन जो वो राजौरी वगैरह के एरिया में जो भारत और पाकिस्तान का जो एयर स्कर्मिश हुआ दोनों वायुसेनाओं का, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी कह दिया हम जीत गए, हमारा एक मिग गिरा दिया। इंडिया ने भी कहा हम जीत गए, हमने एक F-16 गिरा दिया। तो दोनों ने जीत की घोषणा करके उस लड़ाई को वहीं खत्म कर दिया, उस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसी स्थिति अब यूक्रेन में आ गई है कि बहुत मुश्किल लगता है कि कोई ऐसा समझौता हो जिसमें कि दोनों अपनी जीत डिक्लेयर कर सके। क्योंकि अब अगर इतना ही कहना है पुतिन का कि भाई क्राइमिया के ऊपर और डॉनबास के ऊपर आप मेरा प्रभुत्व मान लो, क्राइमिया मेरे देश का हिस्सा है और डॉनबास अलग देश हो गए, वो आप मान लो और आप नेटो नहीं ज्वाइन करो, वहाँ तक तो फिर भी बात थी। लेकिन जब से उसने ये कहना शुरू किया है कि आप अपनी सेना भी सिर्फ 50,000 कर दो, इसका मतलब 2 लाख से 50,000, और दूसरी बात कि अब डीनाज़िफिकेशन करो। अब डीनाज़िफिकेशन क्या होता है? उस देश के, वो देश में तो इलेक्शन हुआ है और जैसे इलेक्शन रूस में होते हैं उससे तो बहुत बेहतर इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे असली इलेक्शन हुआ है। तो ये सब बातें अब मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा खून बह गया है, ये होना मुश्किल लग रहा है। अगला सवाल है सागर रूंगटा का, जो पूछ रहे हैं कि यूक्रेन में अब तक रूसी मिसाइलों और हथियारों के मिसमैनेजमेंट और इनइफेक्टिवनेस को ध्यान में रखते हुए क्या ये भारत के लिए अपने शस्त्रागार में गैर रूसी ओरिजिन वाले हथियारों को प्राथमिकता देने का संकेत है? देखें, जब दूसरी फौज या दूसरे लोग आपका सामना करने के लिए तैयार हों तो ये फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा कि आपका रूसी सामान है कि अमरीकी सामान है कि फ्रेंच सामान है कि इजरायली सामान है। आपका कुछ भी लड़ाई करने जाएं तो लड़ाई से आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप चाहते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 10 मील अंदर चला जाऊं, आप टैंक, ये 2000 टैंक लेके आराम से कर सकते हैं। आप सोचें कि मैं उसके एक शहर पे कब्जा कर लूं, हो सकता है, जैसे मारियोपोल है, हो सकता है उसको कोई किसी स्टेज पे रूस का कब्जा वहाँ पे हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा देश जो यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा देश है एरिया में, उस पर कब्जा कर लूँ, जिसकी 4.5 करोड़ आबादी है और जिसकी 2 लाख की सेना है, तो उसमें आपको सिर्फ अपनी
सामग्री के साथ वो लड़ाई नहीं जीत सकते हैं आप। ये बात वो नहीं है जैसे कि अमेरिका और इराक में थी। अब अमेरिका और इराक में इतनी ज़्यादा सुपीरियॉरिटी थी वहाँ पे, जो अमेरिका और उनके जो एलाइज की सेना थी वो रूस के पास नहीं है। अभी भी आप देखें तो 1 महीने के बाद भी रूस का पूरी तरह से जो एयर स्पेस है वहाँ पे, जो वायु सीमा है, उस पर पूरी तरह से उनका नियंत्रण नहीं है। अभी भी उसमें एक तो मिसाइल हैं इनके आते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये ठीक है, ये भी बात ठीक है कि जो रूस के जो हथियार हैं, टैंक हैं, मिसाइल हैं, रूस के लड़ाकू जहाज़ भी जो हैं वो एक जनरेशन पुराने हैं। वो उस लेवल के नहीं है जैसे कि अब पश्चिमी देशों के, ख़ास करके अमेरिका या कहूँ फ्रांस के हैं, क्योंकि उनके जो जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोटेक्टेड हैं। तो इसका मतलब वो बहुत ऊंचे जा सकते हैं और बहुत दूर से अपने मिसाइल नीचे फेंक सकते हैं। उनको बिल्कुल टारगेट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उनको डर क्या होता है कि अगर आप बहुत ऊंचे जाएंगे तो आपको रडार देखेगा और आपको मिसाइल जाके ऊपर मारेगा। इसलिए उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इतने अच्छे हैं कि उन मिसाइल्स को वो डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। रूस के जहाज़ों के पास ऐसे नहीं लगता कि वो एक टेक्नोलॉजी है, तो वो कुछ नीचे जाते हैं और टारगेट के पास भी जाते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि इतने वो मिसाइलों से गिराए जा रहे हैं। और बहुत तो जिसको हम मैन पैड मिसाइल कहते हैं, कि जो मैन मतलब आदमी, पैड जो पीछे लगाया हुआ है उसने, तो मैन पैड जो पीछे से पकड़ के जैसे स्टिंगर होता है, या काफ़ी लोग तो जो यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूसी मिसाइल हैं, ईगला वगैरह जिसको कहते हैं, जो भारत की सेना के पास भी हैं, वो मिसाइल है। तो वो मिसाइल तभी काम आते हैं जब दूसरा जहाज़ नीचा हो। तो ये ज़रूर है कि जो रूस के हथियार हैं वो थोड़ी सी पहली जनरेशन के हैं और इसीलिए उनका नुकसान बहुत हो रहा है। ये बात एक ठीक है। अगला सवाल है निहाल पाठक का, जो पूछ रहे हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर आपके क्या विचार हैं। वो बोल रहे हैं कि हमने देखा है कि क्या हुआ जब टीएमसी ने विधानसभा चुनाव जीता, कैसे पूरा पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क उठी, और अब एक बार फिर बीरभूम में 8 लोगों की हत्या, जिस तरह से ये सब हुआ, इससे पता चलता है, वो कह रहे हैं कि बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर में बहुत कुछ गड़बड़ है। देखिए, बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर अगर आप देखें तो ये करीब 1969-70 से बहुत ख़राब होना शुरू हुआ। तब वहाँ नक्सलवाद भी आया और उसके बाद से फिर एक ये वामपंथियों की और कांग्रेस की लड़ाइयाँ शुरू हुई। तब से वहाँ का बहुत ये वायलेंट, हिंसक राजनीतिक कल्चर है। ये जब लेफ्ट की सत्ता थी 32 साल, तब और बढ़ गया। फिर कांग्रेसियों ने किया, उसके बाद जब टीएमसी आई तो उसने भी फिर ईंट का जवाब पत्थर से शुरू किया। और बहुत लोग जो टीएमसी के वर्कर भी हैं वो भी लेफ़्ट को छोड़ के ही आए थे, तो वो ट्रेनिंग उन्होंने लेफ़्ट में करी, वही काम यहाँ पे करना शुरू किया। तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि ऐसा राज्य है जिसकी भारत में सबसे बढ़िया, सबसे ऊंची संस्कृति मानी गई है। कितने ज़माने पहले कहा गया था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, कि बंगाल, और ठीक था, क्योंकि भारत के सबसे बड़े दार्शनिक लोग, सोचने वाले, सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े कवि, ऐसे कवि जिन्होंने भारत का भी राष्ट्रगान लिखा है, नेशनल एंथम, और बांग्लादेश का भी, तो वो सब लोग बंगाल से आए थे। तो उस बंगाल में ये कल्चर अब बहुत गहरी हो गई है और उसके अंदर अब एक हिंदू मुस्लिम बात भी आ गई है, तत्व भी आ गया है, जो पहले मैं कहूँगा कि 30 साल पहले तक नहीं था, वो अब बहुत ज़ोर से आ गया है और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। अगला सवाल है श्रेयांश प्रांशु चौहान से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर इमरान खान नो कॉन्फिडेंस वोट हार जाते हैं तो भारत के लिए इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या नया पीएम हमारे साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा या वही पुरानी कहानी होगी जिसमें सिर्फ चेहरा अलग होगा? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ी सी आपको जिसको कहते हैं कि हल्की फुल्की कहता हूँ, लाइटली कहता हूँ, कि इमरान खान ने ये कहा कि हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे। तो इमरान खान की बात आज लगता नहीं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने मानी, क्योंकि वो आखिरी बॉल तक नहीं खेले। 5वें दिन लाहौर टेस्ट में वो हार गए आज, और सीरीज भी हार गए। तो पाकिस्तान में बहुत दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया आया था, 13 साल के बाद आज लाहौर में टेस्ट मैच हुआ था, और सोचा था कि पाकिस्तान की टीम इस समय बहुत अच्छी है तो शायद ऑस्ट्रेलिया को वहाँ हरा पाएगी। वो हराना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने ऐसे पिच बनाए वहाँ पे, ऐसे पिच बनाए
कि जिनके ऊपर आप 15 दिन भी खेलें तो लगता है कोई आउट नहीं होगा। और पाकिस्तान कई बार ऐसे ही करता है। पाकिस्तान एक बार फैसलाबाद का ऐसा ही पिच होता था जहाँ पे एक बार इयान बोथम ने कहा कि इस पिच के साथ मेरी कब्र बना दो, अच्छा, क्योंकि इस पे तो सब बॉलर मर जाएंगे। तो मिशन बेदी ने कहा और साथ वाले स्पॉट पे मेरी कब्र बना दो। तो ऐसे ही पिच पाकिस्तान ने बनाए और 5-5 दिन खेल के और खूब के हर बार हमारे बैट्समैन को खूब रन बनाए। बाबर आजम बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, खूब रन भी बनाए, लेकिन एक बार फिर फंस गए इस बार आके कि इस पिच में थोड़ा सा जूस था। टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत गया और पाकिस्तान की वही बैटिंग अब नहीं संभाल पाई। तो एक तो बात इमरान खान को ये बात अपनी क्रिकेट टीम को बोलनी चाहिए थी कि वी बैट टिल द लास्ट बॉल, तो वो नहीं कर पाए आज और ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज़ जीत गया और पाकिस्तान सीरीज़ अपने घर में हार गया। और जब आप ये देखते हैं तो वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जो अच्छी तरह से धुलाई करके आई है इंग्लैंड की एशेज़ में अपने यहाँ। तो तब आपको समझ आता है कि भारतीय टीम की उपलब्धि, अचीवमेंट, जब वो अंडर स्ट्रेंथ टीम, इतने लोग इंजर हो गए, कोहली यहाँ वापस थे, तब वो ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में सीरीज़ हरा के आई थी। तो आप समझिए, तो मुझे कोई आधा ही बहाना चाहिए स्पोर्ट्स की बात में घुसने के लिए, तो मैंने वो बहाने का इस्तेमाल कर लिया। हाँ। दूसरी बात यह कि इमरान खान आते हैं तो कोई और इमरान खान आएगा। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की भी और हमारी भी, उसके पड़ोसियों की भी। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं वो ऐसे होती है जैसे आप मान लीजिए आप अपने ऑफिस रोज़ जाते हैं एक बस में, आप दिल्ली में तो डीटीसी की, बॉम्बे में तो बेस्ट की, और जहाँ भी हैं तो बस नंबर 77 नंबर बस, अरे भाई एक मिस हो गई, चली गई, तो ठीक है आप इंतज़ार कीजिए 10 मिनट दूसरी आ जाएगी, उसका नंबर भी 77 होगा। तो ऐसे ही पाकिस्तान में प्रधानमंत्री है। कोई प्रधानमंत्री आए, किसी के पास जिन चीज़ों से हमारा सरोकार है उसकी ताकत नहीं होती। कश्मीर पॉलिसी, इंडिया पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, चाइना पॉलिसी, अमेरिका पॉलिसी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसको ये सारी बातें बताई भी जाती हैं। तो इसीलिए हमारे एक मित्र है पाकिस्तान में, उनका मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा, मैं नाम लेके बताऊंगा तो उनके पीछे लोग पड़ जाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा बहुत समय पहले, उस समय वो बहुत बड़े राजनेता भी थे, मंत्री भी थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र जो है ये अमेरिका ने बनवाया है बोनसाई लोकतंत्र। तो आप बोनसाई जानते हैं ना, बोनसाई पौधा होता है कि पौधा तो बड़ का पौधा है, इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन आप गमले में लगाते हैं फिर उसे काट पीट के, तो इसलिए कि उसकी जड़ें भी बहुत गहरी ना जाएं और उसकी शाखाएं भी बहुत दूर ना जाएं। तो ऐसे पाकिस्तान के लिए एक बोनसाई लोकतंत्र बनाया गया है कि देखने में अच्छा लगता है कि आपने गमले में रख दिया या, लेकिन वो ना उसकी जड़ें गहरी जा सकती हैं और ना शाखाएं दूर। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान में होता है वो ज़्यादा सेरेमोनियल होता है और ये बदकिस्मती है। और ये बहुत दिन से मेरा भी मानना है कि जब तक पाकिस्तान में 2 प्रधानमंत्री अपनी पूरी टर्म करके नहीं जाएं और जब तक पाकिस्तान में 3 आर्मी चीफ अपनी पूरी टर्म, जो रेगुलर टर्म थी, ये नहीं कि एक्सटेंशन के बाद, वो करके घर जाके गोल्फ ना खेलें, चाहे गोल्फ खेलें, चाहे वो तबलीगी बन जाएं, जो भी बन जाएं, राजनीति में ना रहे, तब तक पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है, इमरान खान आते हैं, इमरान खान जाएंगे तो कोई और आएगा। असली बात यह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कब पहले से बेहतर होगा। और जैसे कि इमरान खान के भी जल्दी जाने से, टर्म पूरे किए बिना पाकिस्तान का लोकतंत्र कमज़ोर होगा, वो मजबूत नहीं होगा। और जो सत्ता है वो फिर भी, जिसको कहते हैं थर्ड एम्पायर पाकिस्तान में, जो आर्मी चीफ है उसी के हाथ में रहेगी, और ये आर्मी चीफ तो एक्सटेंशन पर है। जी, अगला सवाल भी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। अभिजीत शिंदे जो कि हमारे मेंबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें हैं, क्या आपको लगता है कि इसके बाद भारत के साथ बैक चैनल शांति वार्ता को प्रभावित कर सकता है ये, और क्या इससे पाकिस्तान की विदेश नीति, विशेष रूप से वेस्ट और चीन के साथ, इसमें कोई बदलाव होगा? देखिए, कुछ फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा अगर पाकिस्तान की सेना ये डिसाइड कर ले, और वो एक बहुत बड़ा फैसला है। वो फैसला क्या है कि आपको कश्मीर का 1 इंच भी और मिल सकता है कि नहीं जी। और या जो पाकिस्तान में बहुत लोगों का आइडियोलॉजिकल व्यू है, जो कि अभी आ रहा है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक आर्टिकल छपा है अभी कल परसों,
कि जिन्ना का भी ये व्यू था कि सिर्फ पाकिस्तान ही बनाना, सारे भारत को ही तोड़ना है। तो जब तक वो माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा बड़ा। लेकिन हो सकता है क्योंकि अब दुनिया बदल रही है और पाकिस्तान की सेना भी परेशान है। पाकिस्तान देखिए, एक बार एक सेना को अमेरिकन टैंकों के अंदर बैठने की आदत पड़ जाए, जिनमें एयर कंडीशनिंग अच्छी है, लेग रूम भी अच्छा है ना, जैसे बिजनेस क्लास का लेग रूम एक होता है और इकोनॉमी क्लास का एक और होता है, फिर जो बिल्कुल ही जो बजट कैरियर होता है उसमें फिर ऐसे होता है, ऐसे बैठना पड़ता है। तो ऐसे जैसे टैंक हैं या फाइटर प्लेन है, तो जो रशियन प्लेन है, जो रशियन टैंक है या जो चाइनीज़ टैंक है, उनमें कंफर्ट लेवल वो नहीं होता, खास करके चाइनीज़ टैंक्स में। ये मैं टैंक का एक उदाहरण ले रहा हूँ आपसे। लेकिन जो सेनाओं को अमेरिकन सामग्री इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाए, उनको चीनी सामग्री से मज़ा नहीं आता है। आपको मर्सिडीज चलाने की आदत पड़ जाए और एक दिन आपको बोले कि ठीक है आप इनोवा में घूमिए, इनोवा अच्छी कार है, मेरे पास भी है, तो आप इनोवा में घूमिए, वो आपको जाना है, आपको रोज़ लाल किले से चांदनी चौक आपको आराम से ले जाएगी, उतने ही समय में ले जाएगी जितने में एक मर्सिडीज़ या लैम्बोर्गिनी या पोर्श ले जाएगी, लेकिन वो मज़ा नहीं है उसके अंदर। तो वो पाकिस्तान की सेना को भी तकलीफ़ है। दूसरी तकलीफ़ ये है कि अगर आप पश्चिमी देशों से, ख़ास करके अमेरिका से दूर जाते रहे, ऐसे समय में जब अमेरिका और चीन में खींचातानी बढ़ रही है, तब फिर आपके बच्चों के ग्रीन कार्ड, क्योंकि आपके बच्चे तो इतने ब्रिलियंट हैं कि सबको देखते देखते अंडरग्रेड लेवल पे ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, वजीफ़े मिलते हैं अमेरिका में, क्योंकि आप इतने मेधावी हैं आपके बच्चे, वो तो पैदा ही ऐसे हुए हैं आपके, है ना, क्योंकि आपके जीन्स इतने अच्छे हैं। मैं ये मजाक में कह रहा हूँ, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अब अमेरिका जाएं, न्यूयॉर्क में फ़्लैट हो, लंदन में फ़्लैट हो। तो उसमें अगर आप चीन की कॉलोनी बन गए तो वो सब तो ख़त्म हो गया। तो ये सब बातें भी हैं जो पाकिस्तान की सेना, जो पाकिस्तान की असली इलीट है, उनको परेशानी है। और एक तीसरी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लेवल पे समस्या है कि चीन का इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट क्या है, वो पाकिस्तान को उनका उधार है, 82-83 बिलियन डॉलर्स का उधार हो गया है। पाकिस्तान की छोटी सी इकोनॉमी है, ग्रोथ नहीं है, वो कभी भी वो जो उधार है चीन का उसको नहीं चुका सकते। और आप जानते हैं ना, जब चीन का उधार ना चुका पाएँ तो क्या होता है। वो शायलॉक ने भी किया था कि अब कुछ काट के दे दो मुझे अपना बॉडी का हिस्सा, तो चीन भी यही करता है। जब श्रीलंका उनका उधार नहीं दे पाया हम्बनटोटा पोर्ट का, तो क्या किया, हम्बनटोटा पोर्ट पे कब्जा कर लिया। हम्बनटोटा जो बंदरगाह है श्रीलंका में, ये जो राजपक्षे परिवार है, ये उनका होम टाउन है, तो उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। तो चीन तो कल को यही करेगा, ग्वादर का जो बंदरगाह है वो पाकिस्तानी नहीं रन करेंगे, चीन रन करेगा। तो इस सब बातों से पाकिस्तान में भी लोग अब बहुत डर रहे हैं कि हम एक कॉलोनी बन जाएंगे अमेरिका की, क्या ये ठीक बात है। और इमरान खान का एक नया जो जुनून फितूर आ गया है इस्लामिक। अब देखिए उनकी एक स्पीच देखिए जो उन्होंने OIC की समिट में, शिखर सम्मेलन में इस्लामाबाद में की है। अगर उसको सुने तो कई बार मुझे एक बार लगा कि ये इमरान खान ही बोल रहा है या किसी कॉमेडियन ने ये आवाज़ रिकॉर्ड करके इसको डब करके मजाक उड़ाया है उनके, लेकिन वो सच्चाई में इमरान खान बोल रहा है। और वो ये कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप सब इस्लामिक देशों के बड़े बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, देखिए सबसे बड़ी समस्या दुनिया में क्या है, मोबाइल फ़ोन है। क्योंकि उसने कहा इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमारे बच्चे पोर्नोग्राफी देखते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं और देख के गड़बड़ होती है और अपने कमरे में चले जाते हैं फ़ोन लेके, और पता नहीं वो क्या देख रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं है क्या देख रहे हैं। और क्योंकि पोर्नोग्राफी देख रहे हैं इसलिए उनके तलाक होते हैं। तो पहला तो सवाल मेरा था कि भाई साहब तलाक के बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता है, क्योंकि 3-4 तो हम जानते ही आपके हुए हैं। इसका मतलब या तो तलाक के लिए मोबाइल फ़ोन और पोर्नोग्राफी जिम्मेवार नहीं है, और या आप भी पोर्नोग्राफी देख रहे हैं इतने साल से। और उनकी एक पत्नी जो रेहाम खान थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि उनके पास बड़े पोर्नोग्राफिक वीडियो हैं, अच्छा। बड़े अजीब तरह के, उसको देखते तो ध्यान से, तो हो सकता है इसीलिए उनका बार बार तलाक होता है, क्या भरोसा। तो ये वो एक और ही एरिया में चले गए। और ये वो इमरान खान जो कि एक तरह से ग्लैमर बॉय, पार्टी सर्किट, प्ले बॉय, वो सब कुछ थे। तो वो कहते भी हैं कि नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह बोलता है। तो ये पाकिस्तान में इस समय बहुत भारी विरोधाभास है। पाकिस्तान की जो सेना, जो जनरल, क्योंकि जो पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रॉन्ग ताकतवर मिलिट्री है,
अगर आप भारत की सेना से पूछें तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान की सेना ऐसी बेवकूफ़ है जैसे कि सनी देओल की फिल्मों में होती है। वो असली सेना है। आप देखिए कारगिल में इतने दिन के बाद जब भारतीय सेना ऊपर पहुंची, उनके ऊपर इतनी बॉम्बिंग हुई, इतनी आर्टिलरी बम्बार्डमेंट हुई, फिर भी पाकिस्तानी सैनिक लड़ने के लिए वहाँ तैयार थे। तो ये स्ट्रॉन्ग मजबूत सेना है। तो उनको लगता है कि हमें कहाँ धकेल के ले जा रहा है, हम तो इस तरह से नहीं हैं। तो ये पाकिस्तान में इस समय बहुत, जिसको कहते हैं, मंथन हो रहा है। और ये मंथन एक पाकिस्तान के लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि इमरान खान इस समय ये जो नया अवतार आया है, पहले तो तालिबान खान बोलते थे, लेकिन तालिबान से भी अब आगे चला गया है, क्योंकि उनकी जो पत्नी है अभी, वो तो जादू टोने टोटके में विश्वास रखती हैं। कभी उनकी अगर वो रेहाम खान की पुस्तक पढ़ें कि तो ये जो बुशरा बीबी है, जो उनकी अभी पत्नी है, जिनको पिंकी पीरनी भी बोलते हैं, तो वो एक तरह से होली वुमन है। तो उनको कहा कि आप माँ की दाल जो होती है, उड़द की दाल काली वाली, उसका पेस्ट बना के अपनी बॉडी पे लगा के बैठे रहें तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो उस्मान बुज़दर है वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, ढक्कन एकदम। उस्मान बुज़दर को आप पंजाब का मुख्यमंत्री बना दें। पंजाब पाकिस्तान में भारत के पंजाब की तरह नहीं है। भारत का पंजाब भारत का 2% है। और फिर भी देखिए कितना बवाल कर सकता है कि जब पंजाब के लोग आते हैं तो दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली चुप हो जाती है ना। फिर वो फार्म लॉज वापस रखनी पड़ती हैं। पाकिस्तान का पंजाब 60% है। तो वो राज्य में जो राज करता है वो पाकिस्तान पे राज करता है। तो उन्होंने इस कंप्लीट ढक्कन आदमी को, उस्मान बुज़दर को, वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको कोई नहीं जानता था। वो पंजाब जिसका मुख्यमंत्री पहले नवाज शरीफ था, उसके बाद उनका भाई शहबाज शरीफ था, उसको और क्यों बनाया? क्योंकि वो जो उनकी अभी की पत्नी हैं, जो पीरनी जी हैं, उनके इलाके का है। और उन्होंने कहा कि इसमें आपके लिए शुभ भी है, क्योंकि उर्दू में एन, ठीक से शायद उसका उच्चारण ना कर पाऊँ, एन होता है अल्फ़ाबेट उर्दू में। उसी से इमरान का नाम शुरू होता है, तो उसी से उस्मान शुरू होता है। तो ये आपके लिए शुभ है। अब वो जो चीज़ शुभ थी वो गले में हड्डी बन के अड़ी हुई है। उसको हटाएं तो पंजाब जाता है, पंजाब जाए तो सरकार जाती है। उसको नहीं हटाएं तो जो उनके जो सपोर्टिंग पार्टी है, ख़ास करके PMLQ पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद, तो वो कहते हैं हम आपको छोड़ देंगे नहीं तो आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए। तो उस चक्कर में अब वो फंस गए हैं। तो अब वो जाएं तो ही अच्छा है। अगला सवाल है कश्मीर फाइल्स पे स्वार्थक रथ का है, जो कि हमारे मेंबर है। कई बार वो हमें अपने सवाल भेजते हैं। वो बोल रहे नमस्ते शेखर जी, अपूर्वा जी, आपको भी नमस्ते। वो पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल कश्मीर फाइल से जुड़ा है, जबकि कश्मीर फाइल्स को लोग इतना पसंद कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों के लिए जेन्युइन सिंपैथी जाहिर कर रहे हैं, क्यों ऑपोजिशन पार्टीज इस मासिव पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ जा रही है? इससे तो पब्लिक परसेप्शन स्ट्रांग हो रहा है कि बीजेपी अगर पावर में ना हो तो ऐसी स्टोरी शायद उन तक ना पहुंच पाएंगी। देखिए ये राजनीति है। पहली बात तो ये कि स्वास्तिक जी नमस्कार। पहले तो बड़ी बात यह है कि सच है, जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो सच है। उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई, कईयों को मारा गया, उनको ज़बरदस्ती अपने घर से निकाला गया, भारत के देश में भारतीय ही रिफ्यूजी बन गए। और ये भी है कि जिनका बहुमत है सारे देश में, वो अपने देश से निकाले गए क्योंकि वो उस राज्य में वो बहुमत में नहीं है, वहाँ वो माइनॉरिटी हैं। तो ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन इसको सिर्फ बीजेपी से जोड़ना ये इसलिए थोड़ा नासमझी की बात है कि लोग बिल्कुल भी इतिहास नहीं समझते हैं। ये 1990 में हुआ है, ये हमारे लाइफ टाइम में हुआ, हम तब जर्नलिस्ट थे। ये कोई ऐसे नहीं कि कोई 18वीं सदी की बात है या 12वीं सदी की बात है कि वो या 13वीं सदी की कि वो खिलजी कहाँ, किसने इंस्टिगेट किया था, क्यों चित्तौड़ गया, क्यों नहीं गया, ये वो बात नहीं है। अब 1990 में जब पंडित लोग वहाँ से छोड़ के आए और इनको भगाया, उनको धकेला गया वहाँ से बाहर और उनके ऊपर इतनी ज़्यादतियाँ हुई, भारत में वीपी सिंह की सरकार थी। वीपी सिंह के पास तो 160-165 सीटें थी उनकी पार्टी में, और उनकी पार्टी का उनका अपनी पार्टी के ऊपर कंट्रोल भी नहीं था। उस पार्टी में कम से कम 10 लोग थे जो सोचते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनने का ज़्यादा हक है वीपी सिंह से। और वो इसलिए सरकार पावर में थी कि उसको बाहर से वामपंथी दल, लेकिन सबसे ज़रूरी बाहर से बीजेपी सपोर्ट कर रही थी।
क्योंकि बीजेपी के बहुत एमपीज थे। अब बीजेपी के सपोर्ट से वो सरकार बनी हुई थी। उस सरकार के आते ही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की एक लड़की रुबैया, उसका अपहरण किया गया। उसका अपहरण करके तब से वो सरकार कमज़ोर होनी शुरू हुई और तभी से पंडितों के ऊपर ज़्यादतियाँ शुरू हुई। जब तक उन्होंने एक कॉल दी कि जनवरी 20 को आप सब छोड़ के चले जाइए, पंडित लोग छोड़ के चले जाइए। जनवरी 19 को जगमोहन को वहाँ का गवर्नर बनाया गया। वो बीजेपी के समर्थन से किया गया था, लेकिन तब तक हो सकता है कि इतना समय ऑलरेडी निकल गया था कि वो एकदम जाके कुछ कर नहीं पाए। तो ये बहुत पेचीदा इस बात का इतिहास है। दूसरा ये सोचना कि अगर बीजेपी ना होती तो ये बात बाहर ही नहीं आती, वो भी गलत है, क्योंकि ये बात कई तरीक़ों से बाहर आ चुकी है और ऐसी फिल्म आती तो मैं नहीं समझता कि कोई रोकता है इसको। लेकिन इस फिल्म में अब ये एक बात है कि आप बताएं कि कश्मीरी पंडितों के साथ ज़्यादती हुई, ठीक है, जिन्होंने ज़्यादती की वो भी मुसलमान ही थे, पाकिस्तान से सपोर्टेड थे, लेकिन उसको इस तरीके से बनाना कि सारे मुसलमान ही आपके दुश्मन हैं। 20 करोड़ मुसलमान हैं भारत में, आप सब दुश्मन हो जाएंगे या सब देशद्रोही हो जाएंगे? अगर 20 करोड़ छोड़ दीजिए, अगर 2 लाख भी भारतीय ऐसे देशद्रोही हो जाएं तो ये भारत आगे नहीं चल सकता है। तो ये बहुत ध्यान से देखने की बात है जो लोग नहीं सोच रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि भारत की सरकार ने या भारत की स्टेट ने कुछ किया नहीं। आधी हमारी सेना वहाँ पर है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है। 1990 से लेके आज तक करीब 20 से 25,000 लोग मारे गए हैं। उनमें से मैं कहूँगा कि 95%, 98% कश्मीरी मुस्लिम हैं। उनमें से बहुत सारे भारतीय सेनाओं ने और पुलिस ने मारे हैं और काफ़ी सारे उनके खुद के आतंकवादियों ने भी मारे हैं, क्योंकि सब आतंकवादी जितने अपने दुश्मनों को मारते हैं दूसरी साइड पे, उससे ज़्यादा अपने धर्म के लोगों को मारते हैं। अगर आप पंजाब में भी देखें, वहाँ भी बहुत हिंदुओं को बसों से निकाल के मारा गया। उन्होंने नाइयों के दुकान में जाके, जो हेयर कटिंग सैलून्स में जाके फायरिंग कर दी कि जो यहाँ बाल कटवा रहा है वो हिंदू ही है, और अगर सिख होके बाल कटवा रहा है तो उसको मारने का हमें हक है। तो ऐसी ज़्यादतियाँ हुई वहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आप नंबर काउंट करेंगे पंजाब में तो आतंकवादियों ने सिख ज़्यादा मारे। तो ऐसे कश्मीर में इतने मुसलमान आतंकवादियों ने ही मारे हैं। तो आतंकवाद होता है। इसमें लोग कई बार बड़ा सिंपलिस्टिकली कहते हैं कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, कि आतंकवाद का धर्म नहीं है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म के नाम पर आतंकवाद होता है। और जब धर्म के नाम पे आतंकवाद होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे धर्म वालों को मारता है, वो अपने धर्म वालों को भी मारता है। अगर आप देखें इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, इन्होंने कितने मुसलमान मारे हैं। तो कश्मीर में वो लोग जो कि इनोसेंट थे, जो कि जिनका कोई कसूर नहीं था, जिन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन सब ने सफ़र किया। लेकिन हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादती हुई क्योंकि उनको वहाँ से उस समय निकाला गया। तो ये बातें सब समझने की हैं। लेकिन अगर उस बात को हम बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से समझेंगे कि जी सारे कश्मीर के मुसलमानों ने मिलके वहाँ के सारे हिंदुओं को निकाल दिया, वो थोड़े से थे, भारत की सरकार ने तब भी कुछ नहीं किया और तब से अब तक भी कुछ नहीं किया, और ये फिल्म नहीं आती तो कुछ होता ही नहीं, ये गलत है। क्योंकि इससे ज़्यादा कोई सरकार क्या करेगी? देखिए, जो भारत की सरकार है, चाहे किसी की भी सरकार हो भारत में, जब भारत की अखंडता की रक्षा करनी होती है वो बहुत मजबूती से काम करती है। और आपको कोई भी शक हो तो आप नागा से पूछिए, आप मिज़ोज से पूछिए, आप पंजाब में जो आतंकवादी ग्रुप आए थे सन 83 से 93 के बीच में, उस दशक में, उनसे पूछिए। यहाँ तो मार पीट के किसी को पता भी नहीं पूछते हैं, लोग बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। तो ये सोचना कि किसी ने इसके बारे में कुछ किया ही नहीं, और इसलिए अब मैं जितने मुसलमान सड़क पे मिल रहे हैं कहीं पे भी, उन सबसे इस बात का बदला लूँ, ये मैं कहूँगा कि देश हित के बिल्कुल विरुद्ध जाती। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सुमन गुलेरिया पूछ रहे हैं कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने लोगों को कई तरह से प्रभावित किया है।
क्या ये फिर से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच डिफरेंसेस पैदा करेगी? वो इस पे आपके राय जानना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जो समुदाय है वो सारे देश में बिखरा हुआ है। वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, मेधावी लोग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत आगे भी पहुँचे हैं काफ़ी प्रोफेशंस में अपने, और दुनिया भर में भी फैला हुआ है। तो उनके लिए जो, अब मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ, अंग्रेज़ी में कहते हैं कैथारसिस है। जब बहुत आपको दिल में कोई बहुत भड़ास हो, दिल में बहुत दर्द हो, भरा हुआ हो, वो एकदम निकलता है, तो उसको कैथारसिस कहते हैं। तो उनके लिए कैथारसिस है क्योंकि वो देख रहे हैं और कह रहे कोई हमारी बात मानता नहीं था देश में, कि हमारे साथ इतना ज़्यादा हुआ, अब सबको पता लग जाएगा। तो वो है, लेकिन उसको जिस तरीके से अभी एक जनरलाइज किया जा रहा है कि ये सिर्फ इस्लाम और हिंदू, तो उसमें फिर पाकिस्तान कहाँ गया? तो ये एक बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कश्मीर में जो भी कुछ हो रहा है सन 47 से, वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी बात छुपाई भी नहीं है। तो ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हुआ पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस डाल रहा हूँ। तो ये लड़ाई चल रही है, ये एक तरह से जैसे ख़ानदानी दुश्मनी होती है, ब्लड फीड होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ये वो चल रहा है। लेकिन ये मत सोचिए कि भारत की सेनाओं ने, भारत की पुलिस ने, भारत की स्टेट पावर ने इसकी पूरा जवाब नहीं दिया, इनफैक्ट जवाब से ज़्यादा दिया है। अगला सवाल है नम्र पटेल का, जो पूछ रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के भाषण पर आपके क्या विचार हैं? क्या ये पीएम मोदी के विपक्षी नेता बनने की जगह लेना चाहते हैं? देखिए, 3 साल से 2019 इलेक्शन के बाद से अरविंद केजरीवाल ने कभी नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहा था। उनका नाम भी लेना बंद कर दिया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, वो ये नहीं चाहते थे कि लोग उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं। तो उन्होंने कहा अगर ऐसे हो गया मोदी वर्सेस केजरीवाल तो मैं हारूंगा। जैसे मोदी वर्सेस राहुल होता है, तो देखें अब क्या होता है, 96% बीजेपी जीतती है, 4% कांग्रेस जीतती है, या 94% बीजेपी, 6% कांग्रेस, जो भी है। तो उन्होंने ये संभाल के रखा हुआ था। लेकिन अब क्योंकि वो पंजाब जीत गए हैं, तो इस समय वो कहना चाहते हैं, और इस समय जो स्पर्धा है, कंपटीशन है अपोजिशन में, वो ये है कि अपोजिशन में कौन चैलेंजर होगा मोदी जी का। ममता भी सोचती हैं, राहुल तो सोचते ही हैं, कुछ हद तक मैं कहूँगा कि मान लीजिए उद्धव ठाकरे भी सोचें, कभी स्टालिन सोच सकते हैं। तो इस समय उन्होंने ये अपना दाव खेला है, और ये काफ़ी ज़ोरदार उनका भाषण है, और ये साफ उन्होंने एक तरह से एक अपना दाव खेला है, या अपना पत्ता खेला है कि अब मैं भी इस लायक हूँ कि मैं मोदी जी का चैलेंजर, उनको चुनौती दे पाऊँ। आखिरी सवाल आज का आ रहा है अंकित, क्योंकि इसमें उन्होंने 56 इंच वगैरह भी बोला है। हाँ जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है अंकित धामा से, जो कि हमारे मेंबर हैं। उन्होंने इनफैक्ट वो बोले कि उन्होंने इसी महीने मेंबरशिप ली है द प्रिंट की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित। वो पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की फ्रीबी राजनीति पर आपके क्या विचार हैं? ये हम सभी को मतदाताओं के रूप में कैसे दर्शाता है, जो किसी नए विचार या विकास के लिए वोट नहीं करते, लेकिन इन मुफ्त उपहारों के लिए करते हैं, भले ही ये भविष्य में डिजास्टर्स हो सकते हैं। देखें, ये जो मुफ्त उपहारों की बात है, ये बहुत समय से चल रही है। ये जैसे एनटी रामाराव ने 2 रुपीज़ a किलो राइस, अभी भी 2 रुपीज़ a किलो ही चल रहा है। हालांकि उस समय के 2 रुपये के मुकाबले आज के 2 रुपये तो 20 पैसे होंगे उस समय के। तो ये जो एक फ्रीबी है, ये कल्चर बन गई हमारे यहाँ। इसमें वो पार्टी अब ज़्यादा सक्सेसफुल होती है जो इसको एफिशिएंटली डिलीवर कर पाती है। अब एफिशिएंटली डिलीवरी का क्या मतलब है? अगर आपको सरकार बोले अच्छा आप जाइए, आपको इतनी सब्सिडी मिलेगी, इतने दाम पे अनाज मिलेगा, या आपको हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे या 2000 मिलेंगे, फिर आप अपना कागज़ वागज़ लेके, सारे अपना राशन कार्ड लेके, फिर आप सरकारी पटवारी के दफ्तर में जाएं, फिर कोई बोलेगा कि आप यही आदमी हैं, फिर उसके पास पैसा आएगा, फिर बोलेगा ट्रेजरी में पैसा नहीं, अगले महीने आओ, फिर अगले महीने आओ, फिर 6 महीने का एक बार देगा, उसमें से आधी अपनी जेब में रख लेगा। अब जैसे ये मोदी जी ने भी तरीका निकाला है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो इससे सीधा पैसा जाता है, तो एक जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, जबकि जो आम नागरिक, गरीब नागरिक और सरकार जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो ख़त्म हो गया है। जो आम आदमी पार्टी है उसने इसको एक और लेवल पे
मूव कर दिया है। तो मोदी जी कह रहे हैं अच्छा अनाज 2,000 रुपये महीना या 500 रुपये महीना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, आपको उज्ज्वला गैस, आपको टॉयलेट के पैसे, आपको घर बनाने के लिए पैसे। जो अरविंद केजरीवाल का तरीका है वो वैल्यू चेन पर एक कदम ऊपर है। तो वो कहते हैं सस्ती बिजली या मुफ्त बिजली, सस्ता पानी या मुफ्त पानी, सस्ता बस ट्रैवल या मुफ्त बस ट्रैवल लेडीज़ के लिए, ख़ास करके औरतों के लिए। तो ये क्योंकि उनके वोट भी ज़्यादा मिडिल क्लास या ऐसे इलाके में अभी हैं जहाँ बहुत गरीब लोग नहीं है, जैसे पंजाब है। पंजाब में बहुत गरीब लोग नहीं है जिनको आप कहें कि मैं तेरे घर रोज हर महीने 5 किलो अनाज भेजूंगा। तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे वैल्यू चेन पे उन्होंने अपनी एक वेलफेयर पॉलिटिक्स बनाई है। अब वो अच्छा है या बुरा है, आप देखिए कि इस समय अगर आप जाते हैं तेलंगाना सरकार आपको ना सिर्फ दाल सांभर बनाने के लिए, चावल, लेकिन सांभर पाउडर, मिर्ची, नमक, इमली सब कुछ साथ में देती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं तो आपको अनाज भी देते हैं, अनाज के साथ दाल भी हालांकि देते सिर्फ चने है और कोई दाल अभी है नहीं, इंडिया में दालों की शॉर्टेज है, लेकिन उसके साथ में तेल भी उसको बनाने के लिए, नमक भी साथ में। तो अब तो जैसे चल रहा है, शायद जो हमारे नेता हैं थोड़ी देर में मेन्यू शुरू कर देंगे, जी आपको रूम सर्विस क्या चाहिए, है ना, वही बता दीजिए। अच्छा मेरे को एक सम मटन पसंद है और कबाब या कुछ क्या बोलते हैं शाही पनीर या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, तो शायद वो भी आपको सप्लाई कर देंगे। तो ये अच्छा नहीं है देश की राजनीति के लिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म जो है इस समय बहुत ज़ोर से चल रहा है। चलिए इसी बात पर हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आज के एपिसोड में हमने रूस और पाकिस्तान से लेकर पश्चिम बंगाल और कश्मीर फाइल्स तक कई मुद्दों पर चर्चा की। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।